हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीए फाउंडेशन जून 2023 का रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किए थे अभी कुछ दिन पहले। एंड इस बार इकोनॉमिक्स बीसीके में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त परफॉर्म किया हमारे स्टूडेंट्स ने। एंड पहली बार इंडिया में दोस्तों ऐसा हुआ है कि किसी स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके में। यस गाइस, खुशी नीमा मेरे स्टूडेंट है, इन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं। एंड साथ ही साथ जो है इस बार जो है और एक अनोखी चीज़ हुई है कि हमारे स्टूडेंट्स है ना, इसमें कुछ मतलब एक जन ने 100, राइट, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, ऐसे हर एक कैटेगरी में हमारे पास स्टूडेंट्स, राइट, हर एक कैटेगरी में हमारे स्टूडेंट्स है। तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया स्टूडेंट्स ने। लेकिन दोस्तों, जैसे कि सीए एग्ज़ाम्स का जो दस्तूर है कि जब भी एग्ज़ाम्स होती है तो जितने लोग पास होते हैं उससे कई ज़्यादा लोग जो है क्लियर नहीं कर पाते एग्ज़ाम्स को। तो सबसे पहले जो लोग क्लियर कर लिए हैं, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जो लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं वो है दोस्तों टोटल 75% स्टूडेंट्स, मतलब कि इंडिया में अराउंड 77,657 स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर नहीं कर पाए सी फाउंडेशन के एग्जाम्स जून 23 में। एंड ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। तो मैं जो हूँ, मैं सोच रहा था कि इंटरव्यूज़ वगैरह अपलोड करने के पहले जो है मैं इन स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो अलग से बनाना चाहता था। एक बहुत ही डिटेल्ड बाउंस बैक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए अभी बना रहा हूँ, मैं आपको आज बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में, है ना, पूरा एंड तक देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपको स्टेप वाइज समझ में आएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं एग्जाम्स को। तो राइट, तो सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूँ, दिसंबर 23 एग्जाम्स होने वाली है दोस्तों 24 दिसंबर से, है ना। तो अगर मैं 10 अगस्त से भी टाइम अगर मैं कंसिडर करूं तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अब 10 अगस्त से लेकर हमारे एग्जाम के डेट तक 135 डेज अप्रॉक्सीमेटली बचे हुए हैं। इसमें से आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले टारगेट बनाना है कि आपको किसी भी तरह से 31 अक्टूबर तक आप अप्रॉक्सीमेटली 80 डेज में आपका फर्स्ट रीडिंग, मतलब यस, भले ही आपने एग्जाम पहले दिए लेकिन अब आपको इसको फर्स्ट रीडिंग ट्रीट करना है। एग्जाम के बाद जब आप पढ़ते हैं वापस से, दिस इज योर फर्स्ट रीडिंग। तो आपको फर्स्ट रीडिंग एंड वन रिवीजन ये कंप्लीट करना है 31 अक्टूबर तक। जैसे ही कोई चैप्टर हो जाता है आप तुरंत उसका रिवीजन करें, है ना। तो ऐसा चलते रहे और सारे सब्जेक्ट्स आपको 80 डेज में कवर करने हैं। ये मोर देन सफिशिएंट टाइम है चारों सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। देन बात आती है, मैंने नवंबर का जो महीना है पूरा का पूरा आपके लिए रखा है कि इसमें आपको एटलीस्ट टारगेट करने चाहिए 2 रिवीजन एंड 1 मॉक एग्जाम। एक टेस्ट सीरीज, एक फुल टेस्ट आपको देनी ही देनी चाहिए। एंड दिसंबर महीने की अगर बात करूँ तो इसमें मैराथन सेशंस आप देखेंगे, लास्ट मिनट रिविजन्स करेंगे, उसके लिए मैंने डेज अलग से रखे हैं, राइट। तो अब आपको इसमें किस प्रकार से पढ़ना है इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे स्टेप 1, आपको एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली आपसे कहाँ पे गलती हुई है ना। ऐसा हो सकता है कि आपने जो है आपका सिलेबस ही कंप्लीट ना किया हो, है ना। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिलेक्टिव स्टडिंग करते हैं, है ना, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बस उतना ही कवर करते हैं। तो क्या ऐसा है कि आपने सिलेबस ही पूरा कंप्लीट ना किया हो, आपने क्लासेस तो ली थी लेकिन आपने कंप्लीट ही नहीं की, क्लासेस पूरी क्लासेस देखी ही नहीं, आपने कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दिया, आपने आईसीएसई स्टडी मटेरियल भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा बड़ी गलती है। मैं आपको बस लिस्ट करके बता रहा हूँ कि क्या क्या गलती हो सकती है। अब आपको खुद ही एनालाइज करना है कि आपके केस में क्या हुआ है, राइट। देन हो सकता है कि आपने रिवीजन बराबर से ना किया हो। मैंने सर सिलेबस कवर कर लिया था लेकिन मैं बार बार उसको रिवाइज नहीं कर पाया, जिसके वजह से मुझे चीज़ें याद नहीं आ रही थी एग्जाम में। अगर ऐसा आपसे आपके साथ हो रहा है कि आप ब्लैंक हो गए थे या आपको चीज़ें याद नहीं आ रही थी, दिस इज द इशू, आपने रिविजन सही तरीके से नहीं किया है, राइट। ऐसा हो सकता है कि आपने टाइम को बराबर से मैनेज नहीं किया। सर टाइम मैनेजमेंट का कैसे इशू होगा, जैसे क्या होता है कि बच्चा क्लासेस कर लेता है, राइट, लेकिन रिवीजन नहीं कर पाता। बाद में हम बोलते हैं कि सर राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, तो डेली राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट जब इशू कर देता है फिर लगता है यार कल करते हैं, तो कल सॉल्व कर लूंगा, कल सॉल्व कर लूंगा, अगले हफ्ते कर लूंगा, लेकिन वो टाइम कभी आता है, बोलते प्रोक्रेस्टिनेशन। ये इशू हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि आपने सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस ना की हो, जैसे कि लॉ एंड अकाउंट्स एक सब्जेक्टिव पेपर है, उसमें हो सकता है कि आपको लिखने में इशू आया हो, आपको आप जो है ना सही तरीके से टाइम एलोकेट ना कर पाए हो क्वेश्चंस को, है ना। तो जनरली आपको ये चीज़ पता होगी कि जैसे हमारा अकाउंट्स एंड लॉ का पेपर जो है 3 आवर्स का होता है और 3 आवर्स में टोटल 180 मिनट्स होते हैं। अगर हम इसे डिवाइड कर दें 100 मार्क्स से तो हमें 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स, है ना, पर मार्क आपको मिलता है।
मतलब कि अगर 10 मार्क का सवाल है तो 10 इंटू 1.8, 18 मिनट्स में ये क्वेश्चन आपका खत्म होना ही होना चाहिए। अगर 5 मार्क का सवाल है तो वो 5 मार्क का सवाल आपका 5 इंटू 1.8, 9 मिनट्स में ओवर होना ही होना चाहिए। अगर ये चीज होगी तो ही आपका 3 आवर्स में पूरा पेपर कवर हो पाएगा। तो ये चीजें ये आप कैसे कर पाएंगे? आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे। तो प्रैक्टिस करने से होगा वो, बार बार वो सोचने से नहीं होगा सिर्फ। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस ना किया हो, आप लॉ में सिर्फ सेक्शन ही पढ़ते जा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स में सिर्फ फॉर्मूला ही पढ़ते जा रहे हैं, आप अकाउंट्स में सिर्फ फॉर्मेट ही देखते जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स में बस नोट्स ही पढ़ते जा रहे हैं, एमसीक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हैं, स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस कर लिए लेकिन आरटीपी एमटीपी पीवाई को आपने सॉल्व ही नहीं किया। ऐसा हो सकता है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इशू हो, है ना, कि सब्जेक्ट्स कवर तो हो गए थे लेकिन सर समझ में नहीं आया, सर बहुत सारी जगहों पर रट्टा मारने की जरूरत पड़ी थी, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इशू हो सकता है ना। अगर आप एग्जाम में ब्लैंक होते हैं तो एक तो मैंने आपको बोला रिविजन, दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये तीनों चीज़ों में अगर ये तीनों में से किसी एक में भी अगर गड़बड़ होगी ना तो एग्जाम में ब्लैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर क्वेश्चन पेपर हमने देखा पर हम आंसर लिख ही नहीं पा रहे थे, हमें समझ में नहीं आ रहा था सर कि कहाँ से स्टार्ट करें। मतलब कि रिविजन में प्रॉब्लम है, या तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इशू है। एंड ये भी हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज हो जिसके कारण आप पढ़ाई पे ध्यान ना दे पाए हो इस बार। कोई बात नहीं, अब दिसंबर 23 में पूरी जी जान लगाएंगे एंड हम एग्जाम देंगे। समझ रहे बात? तो मैं ये बस चीज़ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं आप में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो है इसमें से कुछ चीज़ें होंगी तो आपको ये खुद से नोट डाउन करने की हमसे क्या दिक्कतें हुई है इस बार और हम इसको अब कैसे ठीक कर सकते हैं। समझ रहे बात? देखिए, सबसे पहले हमें ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम क्लियर नहीं कर पाए हैं एग्जाम्स को। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को जल्द से जल्द एक्सेप्ट करें एंड एक्शन लेना स्टार्ट करें। से एक्सेप्ट कैसे करेंगे? जब आप पढ़ाई करने, जब आप इसके मतलब जब आप क्लियर नहीं कर पाए अभी, तो अब आप इसके अगेंस्ट जब एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे ना, उससे एक्सेप्टेंस आता है। अगर आप बस इसी चीज़ में बैठे रहेंगे कि सर मैंने पिछली बार अगर वो क्लास कर ली होती, सर पिछली बार सर मैंने बुक्स ले ली होती, सर पिछली बार सर अगर मैंने थोड़ा रिवीजन ज़्यादा कर लिया होता, सर पिछली बार सर अगर ये हो गया रहता, सर पिछली बार अगर वो हो गया रहता ना, आसिन हो। यस, मुझे पता है बुरा लगता है, मैं कोई मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरा लगना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल बुरा लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जितने जल्दी अब एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे उतने जल्दी, है ना, उतना ज़्यादा फायदा हमें मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, स्टेप 2 देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी मिस्टेक्स लिखनी है कि अकाउंट्स में एग्जैक्टली क्या दिक्कत हुई। इसको लिखो एक पेज पे, अलग से पेन पेपर लीजिए, चारों सब्जेक्ट्स का लिखना है कि अकाउंट्स में क्या क्या गलती हुई, क्या मैंने कोई चैप्टर छोड़ दिया था, क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इशू था, क्या मैंने राइटिंग प्रैक्टिस बराबर से नहीं की, क्या मैंने आरटीपी एमटीपी सॉल्व नहीं किया था। जो भी एग्जैक्ट इश्यूज थे हर सब्जेक्ट के, वो लिखे एक जगह पे। जब आप लिखेंगे ना, वो आपको बार बार हिट करेगा कि पिछले अटेम्प्ट में ये गलती हुई थी, अब इसको मुझे दोहराना नहीं है अगले अटेम्प्ट में। उसके बाद ये मेरे तरफ से एडवाइस है, अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में 50 या उससे कम मार्क्स स्कोर किए तो ऐसा एडवाइजेबल है कि आप उस सब्जेक्ट के सारे क्लासेस वापस से देखें। यस, है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अगर ये इशू है आपके केस में तो आपको जो है ये चीज करनी चाहिए, आप इस फॉर्मूला को यूज करके चल सकते हैं, है ना, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना। आगे फिर बात आती है, अगर आपको लगता है सर कि मैं कोई सब्जेक्ट को ना खुद से ही कवर कर सकता हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम नहीं, तो प्रैक्टिस मैंने नहीं की थी बराबर, अगर आपको ऐसा लगता है कि यू कैन कवर द सब्जेक्ट योरसेल्फ अगेन, वैसा कर लीजिए आप। अगर ऐसा नहीं है तो आप रिवीजन फास्ट ट्रैक क्लासेस के साथ साथ नोट्स के साथ साथ सब्जेक्ट को कवर कर लेना। नेक्स्ट बात आती है कि आपको अब एक बहुत ही प्रॉपर रियलिस्टिक शेड्यूल बनाना है अपना, कि डेली हम कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, कौन से टाइम पे करेंगे, राइट। लेकिन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट शेड्यूल अभी से मत बनाना। जैसे हमारा एग्जाम होता है ना, और मतलब जैसे रिजल्ट आता है क्लियर नहीं होता है, हम अंदर से ना एकदम बहुत ज़्यादा ही मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब तो सर हम फोड़ के दिखाएंगे, सर अब तो आप देखो सर, अब तो मैं 10-12 घंटे डेली पढ़ूंगा सर, देखो अब क्या करते हैं। लेकिन जब आपका एग्जाम हुआ था और रिजल्ट के आने तक जो बीच का टाइम पीरियड था, तब तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे। आपकी पढ़ाई करने की आदत अब छूट चुकी है। धीरे धीरे वापस से इस आदत को अब बिल्डअप करना पड़ेगा।
ऐसा एक्सपेक्ट मत करो खुद से कि मैं अब एकदम से 10-12 घंटे पढ़ना चालू कर दूंगा। सबसे पहले पहले 7 से 14 दिन तक, 7 to 14 डेज तक आप ट्राई करें कि 4 to 5 आवर्स डेली, कम से कम 4 से 5 घंटा पहले सिर्फ टारगेट करो कि इतना तो भी मैं कर लेता हूं। अगर ये चीज डेली हो पाती है, धीरे धीरे अपना आप ही ग्रेजुअली आप इन पढ़ाई के टाइम को बढ़ा सकते हैं। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ? तो धीरे धीरे टेक बेबी स्टेप्स। एकदम से ये मत सोचो कि बस अब मैं तो इस महीने में सब कुछ कर डालूंगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं फर्स्टली फोकस ओनली ऑन स्टडी मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आईसा स्टडी मटेरियल को पूरा पूरा करें, राइट। अगर समझो कि आपने किसी टीचर के नोट्स आप रेफर कर रहे हैं और उसमें अगर वो सारी चीजें कवर्ड है, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन कवर्ड है, फिर भी एक बार स्टडी मटेरियल ओपन करना, एक बार क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना, बस ऐसे ही, पर करना जरूर, ठीक है ना। तो इससे एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप जब आईसे का मटेरियल ओपन करके उसके क्वेश्चंस देखेंगे ना, और वो जब बनेंगे तो आपको लगेगा यस यस, जम रहा है, जम रहा है भाई, जम रहा है। आगे बोलते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग आईसा स्टडी मटेरियल, अब आपको क्या करना है, जैसे समझो अकाउंट्स है ना, या चलो इकोनॉमिक्स में मैंने बोला डिमांड एंड सप्लाई, तो आपने डिमांड सप्लाई का स्टडी मटेरियल कर लिया, या तो फिर आपके पास समझो मेरे नोट्स हैं, इको शास्त्र, बीसी के शास्त्र या सुपर चार्ट बुक आपने लिया है, तो एक बार आपने हमारे नोट से पढ़ लिया चैप्टर, फिर क्या करेंगे, फिर जो है तुरंत आप 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, अगर लॉ या अकाउंट्स का सब्जेक्ट है तो, और या अगर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स का अगर सब्जेक्ट है तो इसमें पीवाईक्यू आरटीपी नहीं आता है तो 2 एमटीपी ये सॉल्व कर ले तुरंत वो चैप्टर की। अब जैसे इकोनॉमिक्स में आप क्या कर सकते हैं कि अगर समझो आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, वो चैप्टर करने के जस्ट बाद मेरा जो एमसीक्यू कंपाइलर बुक है वो सॉल्व कर लो उस चैप्टर का, बस, तो तुरंत उसको सॉल्व करेंगे एंड देन अगले चैप्टर में बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाएंगे एक सब्जेक्ट के, जब आप रिवीजन करेंगे है ना, फर्स्ट 80 डेज में एक बार सब्जेक्ट खत्म भी करना है और एक बार रिवीजन भी करना है। तो जब आप रिवीजन करेंगे ना, उस समय पे आप जो है ना बाकी के पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी कर सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हैं, हम इस पर भी बात करेंगे कि कितने पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी करने चाहिए, मैं डिस्कस करूंगा। मैं लास्ट स्टेप आपको बता रहा हूँ कि आप टारगेट रखें कि आप अपनी पढ़ाई को 15th, मैंने यहाँ पे 15th लिखा है, 15th नहीं, इसको 31st कर रहा हूँ, है ना, मैंने 31st का आपको बताया कि आप 31 अक्टूबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। 80 डेज का समय है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, अभी भी आप कर सकते हैं, अभी भी आप क्लियर कर सकते हैं सीए फाउंडेशन को, अगर आप स्टार्ट करें 31 अक्टूबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का टारगेट रखें। एंड यार थोड़ा बड़ा विजन रखें यार, ये मतलब यार मुझे ना बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं, सर बस 50 आ जाए सर एक सब्जेक्ट में 50 आ जाए सर, टोटल 200 आ जाए ना सर, बस मैं खुश हूँ। यार अब जब टारगेट ही इतना छोटा रखते हो यार, तो फिर कैसे अचीव होगा यार। मुझे आज इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, आप सब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर आई विल टारगेट 300 प्लस, मिशन 300 प्लस इन December 23 एग्जाम्स। प्लीज आप कमेंट करना इस चीज को कि आई प्रॉमिस टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन December 23 एग्जाम्स। ये लिखिए, पक्का लिखना है, ये प्रॉमिस कीजिए आज कि आज आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अब नॉर्मल पास नहीं होना है यार, 200 मार्क लाके पास नहीं होना, अब 300 प्लस हमें लाने हैं, हम फोड़ के दिखाएंगे December 23 एग्जाम्स में, करेक्ट। सो आई प्रॉमिस टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन December 23 एग्जाम्स। प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रॉमिस मुझे करें, ठीक है ना। जब आप ये प्रॉमिस करेंगे, डेली आपके माइंड में हिट करेगा कि मैंने सर को प्रॉमिस किया है, मेहनत करनी है। यस, आगे देखते हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगा कि प्लीज आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जहां कहीं से भी पढ़ते हैं, प्लीज ये गलती ना करें, मल्टीपल बुक्स, मल्टीपल पीडीएफ रेफर करते हैं यार, सेम चैप्टर के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए, ऐसी हरकतें ना करें। कोई भी यार एक सब्जेक्ट का एक टीचर यार, अब आप चुन लो यार अभी, है ना, चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने चुन लिया, है ना, तुम चुन लो यार अभी एक सब्जेक्ट का एक टीचर, जो भी आपको पसंद हो आप चुन लो यार, और उसके साथ बने रहो यार एंड तक। वो टीचर के जो नोट्स आते हैं, जो भी आता है वो ले लो और बात खत्म करो यार आप। और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि इकोनॉमिक्स बीसी के मुझसे ही करना है, आपको जो टीचर पसंद आए, पर प्लीज मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल नोट्स, मल्टीपल पीडीएफ से ना पढ़े, राइट। यस, तो आपके पास अभी भी समय है, आप पहले चुन लो, पहले अच्छे से देख लो, आपको पता होगा पिछले अटेम्प्ट में आपने पूरी क्लासेस की सब चीजें देखी, आपको समझ में आ गया होगा किससे पढ़ना चाहिए, जो भी आपको अच्छा लगे, पर उन टीचर के साथ स्टिक रहे एंड तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपके साथ टाइम टेबल की बात करूँ, एग्जाम का जो टाइम टेबल है, 24 को आपका होगा अकाउंटिंग, देन 26 दिसंबर को लॉ का पेपर होगा, 28 को होगा मैथमेटिक्स एंड 30 को होगा इकोनॉमिक्स बेसिक। यस, और एक चीज बता दूं बेटा, December 23 एग्जाम्स में आपको बीसीके एंड बीसीआर देना है, हाँ, वो
वो जून 2024 का जो एग्जाम होगा ना बेटा, उसमें ये बीसी के और बीसीआर हटा है। आपको दिसंबर 23 में बीसी के बीसीआर का एग्जाम देना है, समझ रहे ना बात। हाँ आगे अब बात आती है कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो अगर मैं अकाउंट्स एंड लॉ की बात करूँ, आपका सबसे पहले ये सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर लिखना होता है, आपको पता है। स्टडी मटेरियल तो करना ही करना है, ये तो आप लीव कर ही नहीं सकते। जैसे अगर समझो आपके टीचर के नोट्स में सब कवर्ड है तो ठीक है, पर स्टडी मटेरियल तो होना ही चाहिए, पूरा सारे कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल के होने ही होने चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर की बात करूँ तो अभी 16 मॉक टेस्ट पेपर आ चुके हैं, एटलीस्ट टारगेट करके 5 मॉक टेस्ट पेपर आपके होने ही होने चाहिए। रिवीजन टेस्ट पेपर की बात करूं तो एटलीस्ट लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के आरटीबी, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यू आपके होने ही होने चाहिए। ये मस्ट डू चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ है जो आपको करनी ही करनी है ना। अगर आप ये करने के बाद क्लियर नहीं कर पाते तो बात अलग है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने ये इस बार नहीं किया हो। अगर आप ये कर लोगे ना, मैं पूरा आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैथ्स, स्टैट्स, एलआर एंड इकोनॉमिक्स बीसीके की बात करूँ, ये एमसीक्यू पेपर होते हैं, इसमें भी स्टडी मटेरियल सबसे पहले करना ही है ना। या तो अगर आपके पास मेरे नोट्स है इकोनॉमिक्स के, सुपर चार्ट बुक है, या इको शास्त्र बीसीके शास्त्र है, तो आप वहाँ से कर ले, है ना। इको शास्त्र, बीसीके शास्त्र डिटेल बुक्स है, तो अगर आपको बहुत ही कॉन्सेप्ट में इशूज़ है तो आप डिटेल बुक ले लें। अगर आपको समराइज वे में रिविजन करने के लिए चार्ट फॉर्म में बुक चाहिए तो सुपर चार्ट बुक है उसके लिए, राइट। तो आप वो ले सकते हैं, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा हमारे वेबसाइट की mvsat.in। कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए प्रिपरेशन में तो आप वो बुक्स ले सकते हैं, राइट। देन मैथ स्टैट्स में क्या करेंगे आप, मॉक टेस्ट पेपर एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट पेपर्स करके जाए, है ना। वैसे टोटल 16 मॉक टेस्ट पेपर है ना। आरटीपी और पीवाईक्यू नहीं होते हैं, है ना, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। और एडिशनल क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने बेटा इशू किए थे मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में, ये आपको करना है। अब आप सबको पता होगा कि हमारी MCQ कंपाइलर बुक है, इस MCQ कंपाइलर बुक में दोस्तों अब मैंने इसको अपडेट किया, इसका 3rd एडिशन अब आ चुका है, ठीक है ना। ये भी हमारे वेबसाइट mvsat.in पे जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 3rd एडिशन आ गया अभी 1920, है ना, 1920 प्लस MCQs है, इसमें ये सारी चीज़ें कवर्ड है। मतलब 16 मॉक टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल के सारे MCQs, एडिशनल क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज भी कवर किए मैंने, पिछले 3 अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी इसमें कवर्ड है। तो आपको इकोनॉमिक्स में MCQ प्रैक्टिस के लिए इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये आपके पास ऑप्शन है, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको लगता है कि आपको मेरी बुक हेल्पफुल रहेगी, जैसे हमारे जो टॉपर्स है जनरली वो इन बुक से पढ़ते हैं, जो बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम्स में, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर टाइम टेबल की बात करूं मैं आपके साथ, आपको मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि सुबह 6 बजे उठो, देन 6 से 6:30 कुछ करो, फिर उसके बाद 7 बजे से आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, देन 9 बजे, ये सब नहीं बोल रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से करें। मैं एक ओवरऑल आपको नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बताता हूँ कि आपको 4 आवर्स टारगेट करना चाहिए, कि आप फर्स्ट टाइम खुद से रीड करें या आप वीडियोस के थ्रू क्लासेस देख सकते हैं। देन आप 1 से 2 आवर्स निकालें अभी फिलहाल रिवीजन करने के लिए, है ना। मतलब अराउंड 4 to 5 आवर्स का शेड्यूल बने फिलहाल पढ़ाई का। एकदम से 10-12 घंटे का एक्सपेक्टेशन मत रखें, देन ग्रेजुअली इंक्रीज करना इसे। देन 30 मिनट्स जो है डेली आप राइटिंग प्रैक्टिस करें, 1 क्वेश्चन खुद से लिख के देखें। 7 to 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, है ना। रेस्ट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड बाकी के 8 आवर्स जो बचेंगे दिन में, आप उसमें लीजिए टाइम, है ना। आप कोई स्पोर्ट्स खेले, एक्सरसाइज करें, फैमिली टाइम दीजिए, इंजॉय कीजिए, है ना। धीरे धीरे ये टाइम जो है ना आप फिर इंक्रीज करते जाना पढ़ाई का। यस, तो थैंक यू सो मच। एंड जो है ना, ये एक पंक्ति है, एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट की थी, एक मूवी में मैंने सुना था कि हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है। तो यार कोशिश करना ना भूले, है ना। यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट। अगर आप एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, आप ज़रूर CA बनेंगे, है ना। हर एक स्टूडेंट जो आज इस वीडियो को देख रहा है ना, आप में वो काबिलियत है, यू हैव द एबिलिटी टू बिकम अ नॉलेजेबल चार्ट अकाउंटेंट, लेकिन मेहनत थोड़ा और करना पड़ेगा। यस, एंड हम सब आपके साथ हैं, सारे एजुकेटर्स आपके साथ हैं, बस बने रहिए। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं। आपको और भी कुछ लगता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, है ना। और आपको अगर ऐसे वीडियोस देखने, आपको टिप्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सी बढ़िया चीज़ें इस चैनल पे आने वाली है। मेरे जो नए क्लासेस के जो अपडेट्स हैं वो भी इसी चैनल पे आएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।